और हमारे साथ है इस समय बाबा रामदेव। बाबा रामदेव, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाबा, आज जब आप हमसे बात कर रहे हैं तो भारत में और पूरे विश्व में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर सवाल उठाया जा रहा है। कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिनको लोग बहुत ही, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं माइन्यूटली, मतलब बहुत ही बारीकी से माप रहे हैं उसको। बाबा, मैं शुरुआत करता हूं हिंदुस्तान से। भारत के जम्मू और कश्मीर में कुलगाम में तीन युवा नेताओं के, एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के 3 युवा नेताओं को मार दिया जाता है। आज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का बाइट आता है बाबा कि भाई ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड किलिंग है। तो पाकिस्तान की जो फ्रस्ट्रेशन हमने पाकिस्तान की संसद में सुनी थी कि भाई जो उन्होंने पुलवामा के बारे में बोला वो कुलगाम में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब राजनेताओं को टारगेट बनाया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा। बाबा रामदेव, देखो ऐश्वर्या भाई, जो जम्मू कश्मीर में मजहबी तौर पर जी आतंकवादी लोग कर रहे हैं, मजहबी तौर पर आतंकवादी मैं इसलिए कह रहा हूं, वो इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं और इस्लामिक कट्टरवाद के शिकार होकर के उनके दिमाग में एक जहर घोल दिया गया है कि इस्लाम के अलावा जो भी लोग हैं उनको खत्म करो, और इस्लाम में भी जो हमारे इस कट्टरवाद का समर्थन नहीं करते उनको भी खत्म करो। क्योंकि अभी जिनकी हत्याएं की हैं बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की, वो मजहब से तो इस्लाम को मानते थे, लेकिन क्योंकि वो एक राष्ट्रवाद की विचारधारा को भी मानते थे, वो मानवतावाद की विचारधारा को भी मानते थे, इसलिए उनको खत्म कर दिया गया। एक सियासी तौर पर, दूसरा मजहबी तौर पर, और तीसरा मैं इसको वैचारिक तौर पर, जिसके लिए मैंने पहले भी एक बार आर भारत पर बोला था जी, रिपब्लिक भारत पर, जो मैंने कहा था कि ये वैचारिक आतंकवाद ये बड़ा खतरनाक है और उसका बड़ा बवाल हुआ। पूरी दुनिया में इतना बवाल कटा, मैं कनाडा भी गया तो स्वामी रामदेव गो बैक, मैंने कहा मैंने तुम्हारी बहस खोल ली, क्या दिक्कत है? हाँ, बोले आपने जो है ये इंटेलेक्चुअल टेररिज्म का नाम क्यों दिया? ये जो बौद्धिक आतंकवाद है ये बड़ा खतरनाक है और इसकी जड़ें अब लोग कुछ भारत में भी मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन सबको हमें बेनकाब करना होगा, जम्मू कश्मीर से लेकर के और मुंबई से लेकर के भोपाल से लेकर के, कल को हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी कुछ लोग ऐसे ही कट्टरवाद का झंडा लेकर के चले। उन सब के फन हमें कुचलने पड़ेंगे किसी भी तौर पर। मजहबी आतंकवाद ये भारत को कम से कम स्वीकार नहीं है। पूरी दुनिया में जो झेल रहे हैं दंश आतंकवाद का मजहबी तौर पर, उसमें फ्रांस सबसे ज्यादा पीड़ित है। वैसे आग पूरे यूरोप में लगी है, यूके, यूएसए, कनाडा में भी लगी है। अब इसको बुझाने का एक ही तरीका है कि मजहबी तौर पर जो भी आतंकवाद का झंडा लेकर के चले उसको वहीं हमें राजनीतिक तौर पर कानून ऐसे बनाने पड़ेंगे कि उन लोगों को सिर नहीं उठाने देना चाहिए, नहीं तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा हो गया। बाबा, आपने कहा, जब आपने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे बोला था, इस समय आप रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक वर्ल्ड दोनों पर हैं। मैं आपसे दोबारा इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हिंदी और इंग्लिश दोनों की ऑडियंस आपको सुन रही है। बाबा रामदेव, कुलगाम में जो हुआ वो आज से तो शुरू नहीं हुआ। पाकिस्तान की, जब हमने पाकिस्तान की संसद के अंदर पाकिस्तान के मंत्री को बोलते हुए सुना कि एक टेरर एक्टिविटी करना, आतंकवाद करना उनके प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए एक तमगा है, सक्सेसफुल एक तमगा है। और फिर वो जिस तरह से भारत के राजनेताओं को अब जम्मू कश्मीर में टारगेट बनाना चाहते हैं, यह दिखता है बाबा कि जानबूझकर एक सोच पर वार है और यह जानबूझ के किया जा रहा है ये सब। ऐश्वर्या जी, ये एकदम 100% पक्की बात है, चाहे हम इसको आज मान लें चाहे इसको 10 साल बाद मान लें। पाकिस्तान आतंकिस्तान एक देश है, यह कभी भी मजहबी तौर पर करेक्ट नहीं हो सकता। इसमें जो बीज बोए गए, इस देश का जन्म ही वो मजहबी आतंकवाद का परिणाम था। आखिर क्या जरूरत थी 2 देशों की?
तो मजहब के तौर पर ही वो देश बना। यद्यपि मैं सब पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को आतंकवादी नहीं मानता हूं, लेकिन वहां के जो रहनुमा हैं, चाहे वो पॉलिटिकल जमात में हैं, चाहे वो वहां के रिलीजियस मजहबी जमात में हैं लोग, या सेना में, वहां जो ताकत है जिन लोगों के हाथों में, वो सारे के सारे लोग मजहबी आतंकवाद की इस दुर्विचार से ग्रसित लोग हैं। इसलिए पाकिस्तान को तो पूरी दुनिया को एक मजहबी तौर पर आतंकवाद से, राजनीतिक तौर पर आतंकवाद से, सामाजिक तौर पर आतंकवाद से ग्रसित देश मानना ही पड़ेगा। उसी तौर पर उसको उसके साथ डील करना चाहिए। इससे ज्यादा पाकिस्तान के बारे में और क्या कहें। बाबा रामदेव क्या कहें, लेकिन ये एक ऐसा देश है जिस देश का नेता कौन है यही नहीं पता। और यह बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही थी कि भाई बात किससे करूं। सोचा था कि नवाज शरीफ से बात करूं, उनको निकाल दिया। सोचा कि ये जो इमरान खान बोल के आए कि ये बहुत बड़े अलग तरीके के नेता हैं, इनसे बात करूं। वहां सरकार कौन चलाता है ये नहीं पता। आतंकवादी चलाते हैं, आर्मी चीफ चलाता है, आईएसआई चीफ चलाता है, या एक जो टट्टू प्रधानमंत्री टाइप किसी को बिठा देते हैं वो चलाता है। सो यू डोंट नो हु इज रनिंग द गवर्नमेंट। बाबा समझ ही नहीं आता है पाकिस्तान में। और एक ऐसा देश है, भारत का पड़ोसी है। अब आप पड़ोसी तो बदल नहीं सकते, लेकिन जिस तरह से आतंकवाद का महिमा मंडन हो रहा है, जिसे कहते हैं ग्लोरीफाइंग ऑफ टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान की संसद में, पूरा विश्व देख रहा है। बाबा रामदेव, आप तो दुनिया घूमते हैं। अभी देखो, पूरी दुनिया को भी पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट्र के रूप में मान लेना चाहिए। अब इसमें कोई शक सुबह बाकी नहीं रह गया है। अब इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। और जो आपने कहा कि चला कौन रहा है, तो ये एक पूरी वहां चंडाल चौकड़ी है, जिसमें आर्मी है, जिसमें वहां के सियासी तौर पर कायर, कमजोर, बुज़दिल, नपुंसक लोग हैं, जिसमें मजहबी तौर पर आतंकवाद के जहर जिनके रगों में दौड़ रहे हैं वो लोग हैं। और तीसरा, वहां पर इन सबको सपोर्ट करने वाले कुछ बाह्य ताकतें भी हैं जो इस्लामिक आतंकवाद का झंडा लेकर के पूरी दुनिया में चलते हैं और वो उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसी अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी ताकतें वो पाकिस्तान को सपोर्ट करती है। और उन आतंकवादी ताकतों में आश्चर्य की तो बात यह है, जो न खुदा को मानते हैं, न अल्लाह को मानते हैं, न किसी मजहब को मानते हैं, उसमें एक नास्तिक देश चीन भी सम्मिलित हो जाता है। तो ऐसे ये चार, माने उसमें चीन सहित जो भी आतंकवाद, वो तो क्योंकि भारत का भी दुश्मन है और वैसे भी एक बहुत अलग ही तरह का एक आतंकवादी देश है चीन भी। तो चीन सहित दुनिया की जो आतंकवादी ताकतें और वहां के मजहबी तौर पर जो आतंकवादी ताकतें, राजनीतिक तौर पर, और सेना भी वहां की एक आतंकवादी है। तो ऐसे इन चार की चंडाल चौकड़ी है। और ऐसा समझ करके हमें पाकिस्तान के साथ हर व्यवहार करना पड़ेगा। और पाकिस्तान के साथ तो हमें हर समय युद्ध के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। हमें वहां के जो बेचारे मासूम जो वहां की पब्लिक है उससे कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन राजनीतिक तौर पर ये कब क्या पागल लोग कर दें, इसलिए अपने आप को बहुत चौक चौबंद कहते हैं ना, रखने की जरूरत है। रखने की जरूरत है बाबा। जो कुलगाम में हुआ, आपने कहा कि जानबूझ के भारत के राजनेताओं को, इंडियन पॉलिटिशियंस आर बीइंग टारगेट डेलिबरेटली। बाबा रामदेव, अब मैं भारत में एक और राज्य की बात करता हूं, राज्य बिहार है बाबा। क्योंकि मैंने कहा आज की तारीख में, आज का समय ऐसा है, भारत में और पूरे विश्व में कई ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है। बिहार इलेक्शन है बाबा, इलेक्शन हो रहे हैं, नवरात्रे थे, दुर्गा की पूजा हुई, वहां पर यात्रा निकल रही थी, रिलीजियस यात्रा निकल रही थी, उसमें अचानक फायरिंग होती है, उसमें अचानक फायरिंग होती है, लोगों को मार दिया जाता है। और लोगों में रोष है बाबा। लोग कह रहे हैं कि भाई इंक्वायरी होनी चाहिए, वो कह रहे हैं पुलिस ने गोली चलाई, पुलिस कह रही है गुंडों ने गोली चलाई। कई लोग गायब हैं, लिस्ट बनी है 26 लोग गायब है। उन लोगों की क्या गलती जो भक्ति में मग्न होकर वहां पे यात्रा निकाल रहे थे देवी की। बाबा रामदेव, ये बहुत ही शर्मनाक है। और मुझे लगता है इस तरह की जो घटनाएं हैं ये भारत माता के माथे पर एक कलंक की तरह है। और जिस तरह से ये एक अराजकता जैसा माहौल बन रहा है,
राजनीतिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर और सामाजिक तौर पर भी कुछ लोग इस तरह से आग लगाने में लगे हुए। अब इसमें कौन लोग सम्मिलित हैं और इसमें पुलिस की भी भूमिका इसमें निश्चित रूप से। जब कोरोना प्रारंभ हुआ तो पुलिस की इज्जत आसमान छूने लगी थी। देश के प्रधानमंत्री से लेकर के मैंने मीडिया के सब लोगों को पुलिस की तारीफ करते हुए सुना था, लेकिन जो मैंने वहां पर दृश्य देखे मुंगेर के, मैं बहुत कम जो है टीवी चैनल देखता हूं, लेकिन जब ये बात सुनी तो मैंने वो उसकी क्लिप्स देखी तो मुझे भी अंदर से बहुत गहरी पीड़ा हुई कि लोग अपनी भक्ति में कोई वहां पर किसी भी तरह से कोई हुड़दंगपना नहीं कर रहा था, किसी प्रकार से सामाजिक शांति भंग नहीं कर रहा था, जा करके चारों तरफ से पिल गए। ये बहुत गलत बात है और इस घटना की निंदा ही नहीं, इसके जो भी लोग जिम्मेदार हैं, जिन्होंने ये पाप किया, अपराध किया, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, जिससे कि आगे से कोई ऐसा दुस्साहस ना कर सके। ऐश्वर्या जी, दुस्साहस ना कर सके। बाबा रामदेव, आप राजनीति में, एक्टिव राजनीति में नहीं, आपने हमेशा कहा है, ना ही आपकी कोई मंशा है, लेकिन आप राजनीति को बहुत ही करीब से मॉनिटर करते हैं। यू मॉनिटर इंडियन पॉलिटिक्स वेरी वेरी माइन्यूटली। बाबा रामदेव, जिस तरह से बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बीचों बीच आप देख रहे हैं, फर्स्ट फेज की वोटिंग थी बाबा, फर्स्ट फेज की वोटिंग ठीक पहले इस तरह की चीज होती है। नवरात्र हर साल आते हैं, दुर्गा पूजा हर साल होती है, इस तरह की सिचुएशन हर साल पैदा नहीं होती है। इसके ऊपर इल्जाम लग रहे हैं, बहुत ज्यादा इल्जाम लग रहा है, पॉलिटिकल एलिगेशन भी लग रहा है, कहीं ना कहीं कुछ डर्टी गेम की स्मेल आ रही है बाबा। और इसके अंदर झेलता कौन है? आम व्यक्ति, आम बिहार का नागरिक, आम भारत का नागरिक झेल रहा है। तो इस तरह की राजनीति को भी, मैं कह रहा हूं बाबा, इस तरह की राजनीति को अब समाप्त करने का समय आया है। इस तरह की गंदी राजनीति अगर है तो अब देखो ऐश्वर्या जी, ये भी एक बहुत मतलब ऐसे तो अभी क्योंकि पूरा तथ्य सामने नहीं आया है, हाँ। लेकिन चाहे किसी ने भी किया हो, चाहे किसी सियासी दल ने किया हो, चाहे किसी मजहबी आदमी ने ये काम किया हो, चाहे पुलिस प्रशासन ने किया हो, या पुलिस ने गोली चलाई हो, या किसी असामाजिक तत्वों ने गोली चलाई हो, और फिर उसके बाद एक चीज तो बात सामने दिख रही है कि वो जो है जिस भी तौर पर चीजें हुई है, मतलब बहुत ही शर्मनाक है, और इस तरह की घटनाओं को हमें रोकना पड़ेगा, रोकना पड़ेगा बाबा रामदेव। लोग तो चारों तरफ जी, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, मजहबी तौर पर इस देश में आग लगाने के लिए तुले पड़े। ये एक बहुत आपने इंपॉर्टेंट बात कही है, क्योंकि कुछ फ्रांस में भी हुआ था और उसके बाद अचानक भारत में कई राज्यों में और कई पर्टिकुलर पॉकेट्स में, जिसे कहते हैं ना, जानबूझकर कुछ राजनेताओं ने लोगों को भड़काने की कोशिश की। एक तो कोरोना चल रहा है बाबा रामदेव, कोरोना के चलते प्रधानमंत्री ने फिर आके कहा था कि भाई त्योहार का माहौल है, दिवाली का माहौल है, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखिएगा, अभी तक इसकी वैक्सीन नहीं आई है। और ऐसे में ये राजनेता कुछ पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट्स, एक राजनेता अपनी सीट बचाने के लिए कुछ कर लेगा, एक राजनेता अपना जो सरकता हुआ सपोर्ट है उसको दोबारा समेटने के लिए, आपने देखा मध्य प्रदेश में एक जगह हुआ, उत्तर प्रदेश में एक जगह हुआ, फ्रांस में कहीं कोई कुछ बोलता है, यहां पर हिंदुस्तान में उसको लेकर प्रोटेस्ट करने की कोशिश करने लगते हैं। ये हो क्या रहा है? देखो, हो ये रहा है, कुछ लोग ये कह रहे हैं इस्लाम खतरे में है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इस्लाम से ही खतरा है, कुछ लोग इसके बीच में अपने ही मजहबी तौर पर अपने आप को खतरे में महसूस कर रहे हैं, राजनीतिक तौर पर जैसे आपने कहा खतरे में महसूस कर रहे हैं, वो अपना पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण करने के चक्कर में पड़े हुए, फेर में पड़े हुए, और ये कहने में लगे कि पूरी दुनिया को हम इस्लाम में ही तब्दील करेंगे और इस्लाम को जो कबूल नहीं करेगा उसका कत्लेआम करेंगे। ये इस तरह की जो ये फसादी सोच है, ये डिस्ट्रक्टिव सोच है, इसका हमें अंत करना पड़ेगा। और आपने एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण कही, बहुत सी जगह अभी भी मंदिरों में 10 से ज्यादा, 50 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते। अपने घर परिवार के आयोजन, शादी ब्याह से लेकर के तमाम तरह की जो हमारी रस्में होती हैं, जीवन की, मरण की, उन सब के अंदर जो है लोग 25, 50, 100, 200 लोग मैक्सिमम इकट्ठे होते हैं। इस तरह के जलसे आखिर हो क्यों जाते हैं? इस तरह के जलसे, पहली बात तो उनको अनुमति होनी नहीं चाहिए। दूसरी बात, यदि कहीं पर ऐसे कोई करने की कोशिश करता है तुरंत उसको रोकना क्यों नहीं चाहिए? माने जो भी ये हो रहा है, ये हिंदुस्तान की पूरी जो
सामाजिक जो संरचना है, ताना बाना है हमारा मजहबी तौर पर, सियासी तौर पर, उसको ध्वस्त करने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्रकारी कुत्सित प्रयास है और इसको तुरंत रोकना चाहिए। जो लोग भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश में, चाहे मध्य प्रदेश में या मुंबई में, जो भी सड़कों पर लोग निकले हैं ऐसे कट्टरवाद के झंडे लेकर के, उन सब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और देश में इसके लिए, चाहे वैसे तो कानून बने हुए हैं, लेकिन फिर भी इसके लिए कोई नया कानून भी बनाना पड़े। कोई व्यक्ति यदि ये कहता है कि मेरा ही धर्म सर्वश्रेष्ठ है और मेरा धर्म कहो, मजहब कहो, उसको जो कबूल नहीं करेगा मैं उसको खत्म कर दूंगा, इस तरह की कोई बात, चाहे किसी भी स्कूल में करता हो, मदरसे में करता हो, किसी भी स्थान पर करता हो, चाहे किसी सियासी तौर पर करता हो, चाहे वो सामाजिक तौर पर करता हो, मजहबी तौर पर करता हो, ऐसी बात जो करे उसके खिलाफ हमें कठोर कदम उठाने पड़ेंगे, नहीं तो ये आग पूरे हिंदुस्तान में लगने